नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के अलाउद्दीन खिलजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति और उसकी बाजार नियंत्रण नीति पर अपना व्याख्यान दूंगी। डॉक्टर के.एस. लाल अपनी किताब खिलजी वंश के इतिहास में लिखते हैं कि तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने वित्तीय और राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली। राजस्व नीति के अलाउद्दीन खिलजी के कुछ उद्देश्य रहे हैं। उनमें से पहला ये है कि विशाल सेना का संगठन करने के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण यह धन भूमि कर में वृद्धि करके ही प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा उद्देश्य था कि भूमिपतियों से विद्रोह की आशंका हमेशा से रहती थी, इसलिए अलाउद्दीन उन्हें सामान्य स्तर पर लाना चाहता था। तीसरा, राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी वो सामान्य स्तर पर लाना चाहता था। इन सब उद्देश्यों के कारण उसने राजस्व नीति को एक नया जामा पहना दिया। उसके राजस्व सुधारों में उसने सबसे पहले उन भूमि अनुदानों की समाप्ति कर दी जो उन भूमि अनुदानों को उसने जब्त कर लिया जाए। उसने ये आदेश दिया था कि जो अमीरों, उलेमाओं, विद्वानों को इनाम और पेंशन आदि के रूप में मिली है। खिलजी का विश्वास था कि जिनके पास अचल संपत्ति रहती है वे धीरे धीरे बिना परिश्रम किए ही धनी हो जाते हैं। उसने राजस्व कर्मचारियों को नियंत्रित करने का भी आदेश दिया। वसूल किए गए राजस्व का कुछ प्रतिशत ये कर्मचारी अपने पास ही रख लेते थे, यानी कि शाही कोष में वो पूरा जो राजस्व है, जो वसूल किया गया राजस्व है, उसे जमा नहीं कराते थे और स्वयं धन संपन्न होते हुए भी कर देने से जी चुराते थे। यानी कि ये दो तरह से राज्य को नुकसान दे रहे थे। भूमि की नाप अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व मंत्री शरफ कायनी से करवाई। भूमि की नाप के आधार पर ही कर वसूली का कार्य शुरू किया गया। उसने राजस्व विभाग का भी पुनर्गठन किया। उसने राजस्व कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। उसका वेतन बढ़ाने का कारण यह था कि जब वेतन पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों को मिलेगा तब वह चोरी नहीं कर पाएगा या चोरी करना नहीं स्वीकारेगा। क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। किंतु उसने भ्रष्ट कर्मचारियों को भी दंडित किया। राजस्व अधिकारियों को कहा जाता है कि एक बुखार के रूप में समझा जाता था। करही, चराई और अन्य कर। बर्नी लिखते हैं कि गायों और बकरियों जैसे समस्त दुधारू पशुओं पर कर लगाया, जबकि फरिश्ता कहते हैं 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 गायें, 10 बकरियां कर से मुक्त थे। जजिया हिंदुओं से वसूल किया जाता था और खम्स लूटपाट के रूप में प्राप्त किया गया राज्य का 5वां भाग हुआ करता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो संपत्ति का 1/40वां भाग होता था। इस तरह से उसने अपने शाही खजाने में कर वसूल करके अपनी जो सेना थी उसको निम्न वेतन देते हुए कहते हैं राजस्व व्यवस्था उसने लागू की और अपनी शाही कोष को एक अच्छे स्तर पर ले आया था। मूल्य नियंत्रण का उद्भव अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने, निरंकुश शासन के संचालन के लिए और मंगोलों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया था। राजा, कर्मचारियों, प्रशासन और दासों पर होने वाले व्यय का भार भी सुल्तान पर ही था। डॉक्टर के.एस. लाल लिखते हैं कि यह अनुमान लगाया गया कि यदि सुल्तान सामान्य वेतन पर विशाल संख्या में सैनिक भर्ती करे तो जो समस्त राजकोष है वो 5-6 वर्षों में ही खाली हो जाएगा। परिणाम स्वरूप सुल्तान ऐसी योजना बनाने पर बाध्य हुआ कि सैनिकों को कम वेतन देते हुए उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य कम कर दिए जाएं ताकि कम वेतन में भी वो आराम से अपना जीवन यापन कर लें, उनको जीवन यापन करने में कठिनाई न हो। उसकी बाजार व्यवस्था में मुख्य खाद्यान्न बाजार था जिसमें सुल्तान ने खाद्यान्नों के मूल्य निश्चित कर दिए। गेहूं 7.5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन और चावल 5 जीतल प्रतिमन। 1 मन 12 से 14 सेर के मध्य होता था। अन्न का बाजार लगाया उसने। खाद्यान्न की कीमतें निश्चित करके सुल्तान ने
अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किए, जहां से जनता और दुकानदार दोनों ही अनाज खरीद सकते थे। कहते हैं व्यापारी जो थे वो दो प्रकार के थे, एक तो वो जिनकी दिल्ली में स्थायी दुकानें थी और दूसरे वो जो घुमक्कड़ व्यापारी थे और अपना सामान घूम घूम कर गलियों में बेचा करते थे। लेकिन घुमक्कड़ व्यापारियों को अपने नाम शहना के पास दर्ज कराने पड़ते थे। ये शहना कौन था? ये बाजार का एक अधिकारी हुआ करता था। अन्नागार, मौसम की प्रतिकूलता का सामना करने के लिए शासकीय अन्नागार स्थापित किए गए। जैसे कि अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, तब ऐसी स्थिति में राज्य की ओर से सभी को एक उचित दाम पर अनाज प्राप्त हो सके। राशन व्यवस्था, अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था, ताकि वह अपना प्रतिदिन का कहते हैं काम चला सके। बाजार के कर्मचारी, बाजार व्यवस्था को सफल बनाने और व्यापारियों पर निगरानी रखने के लिए और बाजार संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सुल्तान कहते हैं 3 सूत्रों से प्रतिदिन मंडी भावों को व्यवस्था के विषय में सूचनाएं प्राप्त करता था। वो अधिकारी थे शहना ए मंडी, बरीद और मुनहियान। ये दोनों ही एक तरह के गुप्तचर हुआ करते थे। दूसरा, उसकी बाजार व्यवस्था में सराय अदल एक मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से इसमें कपड़ा बेचे जाने की व्यवस्था थी। सुल्तान ने कपड़े को स्थायी रूप से सस्ता करने के लिए 5 नियम बनाए थे। पहला नियम उसने बनाया कि व्यापारियों द्वारा लाया गया कोई भी सामान सीधा सराय अदल पहुंचाया जाए, यानी कि व्यापारी जो अगर बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं उसको वह अन्य जगह पर नहीं खोल सकता। दूसरा नियम उसने बनाया, कपड़ों के मूल्य निश्चित कर दिए। कच्चा रेशम 6 टंका, आधा रेशम बाल मिला हुआ 3 टंका और नागौर का लाल अस्तर 24 चीतल। तीसरा नियम उसने बनाया कि जो दलाल इन चीज़ों को या इन आदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं या उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको कठोर दंड दिए गए। चौथा नियम उसने बनाया, घोड़े निरीक्षण की भी उसने व्यवस्था की कि घोड़े की दोनों रान पर, एक पर सेनापति का अंक और दूसरे पर सरकारी अंक दागा गया है या नहीं। पांचवा नियम उसने परमिट अधिकारी की नियुक्ति करी। इसकी अनुमति के बिना मूल्यवान वस्त्र नहीं बेचे जाते थे और खरीदी हुई वस्तुओं की प्राप्ति की स्वीकृति के रूप में भी लिखित रसीद उनको देनी पड़ती थी। इस तरह से घोड़ों और पशुओं के बाजार भी उसने बनाए, जिसमें पहला नियम उसने बनाया, घोड़ों को उनकी नस्ल व योग्यता के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। पहली श्रेणी के घोड़े 100 से 200 टंका, दूसरी श्रेणी के घोड़े 80 से 90 टंका और तीसरी श्रेणी के घोड़े जो थे वो 67 से 70 और टट्टू 10 से 25 टंका निर्धारित किया गया। उसका दूसरा नियम था, कोई व्यापारी न तो स्वयं घोड़ा खरीदे और न ही किसी अन्य के द्वारा खरीदने का वो प्रयास करे। तीसरा नियम उसने बनाया कि दलालों को कठोर दंड दे दिया जो कि इन आदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और चौथा नियम उसने घोड़े निरीक्षण की व्यवस्था करी। कहते हैं अन्य उपयोग की वस्तुओं का भी उसने बाजार बनाया, जैसे कि साधारण दासी के भी उसने मूल्य निश्चित किए 5 से 12 टंका, सुंदर दासी 20 से 40 टंका, अत्यंत सुंदर दासी 1000 से 2000 टंका, दुधारू गाय 3 या 4 टंका, दुधारू भैंस 10 या 12 टंका। इस तरह से उसने अपनी बाजार व्यवस्था को लागू किया। कहते हैं कि इसकी बाजार व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। अब इतिहासकारों में मतभेद है कि यह क्या केवल दिल्ली तक सीमित थी या पूरे देश में सीमित थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह केवल दिल्ली तक सीमित थी। इसका कारण वो ये बता रहे हैं कि जब बाजार बाहर से सामान लाया जाता है और उन व्यापारियों को यह आदेश दे रखा है कि केवल सामान सराय अदल में खोला जाए, सराय अदल दिल्ली में, यानी कि इसका मतलब है कि ये केवल दिल्ली तक ही सीमित थी। इसकी जो दंड व्यवस्था थी वो भी बहुत कठोर थी। कहा जाता है कि अगर कोई व्यापारी या कोई दुकानदार किसी वस्तु को कम तोलता था तो उसके शरीर में से उतना ही मांस काट लिया जाता था। अगर कोई और व्यापारी गलत कार्य करता तो उसको बाजार में सबके सामने कहते हैं कोड़े लगा दिए जाते थे। अब हम नेक्स्ट व्याख्यान में बाजार नियंत्रण के दोष और खिलजी साम्राज्यवाद के पतन के कारणों को पढ़ेंगे।